आइए, ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर एक्शन है और कल हुई है फेड की एक बड़ी अहम बैठक और उसके बाद बहुत कुछ एक्शन हुआ है। पूरे एक्शन को डिकोड करने के लिए, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए अजय बग्गा साहब, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल। बग्गा साहब, स्वागत है आपका सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि फेड को ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि भाई हम ब्याज दरें भी 3 बार बढ़ाएंगे, टेपरिंग भी डबल करेंगे, मार्च 2022 तक सारा पैसा वापस, इस जोश की वजह सर? नहीं, जोश तो नहीं अनिल जी, बट मैं कहूंगा बहुत डेलिकेटली बैलेंस किया है पूरा। और ये भी जानते हैं कि अगले साल का जो सबसे बड़ा रिस्क है कि पॉलिसी कहीं ओवर रीच ना हो जाए, कि बहुत जल्दी वो दरवाजे बंद करने लग जाए और उसके कारण मार्केट्स में और इकोनॉमी में बदहाली आ जाए। तो वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं कहूंगा अनिल जी के दरवाजा खुला रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। ये जरूर है कि इन्फ्लेशन के चलते जो वो नवंबर से कह रहे थे, उनके पार्लियामेंट के सामने भी उनका वक्तव्य जो आया था, तो वहां भी पावेल ने कहा था कि इन्फ्लेशन, हम ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन का जो शब्द है वो हटा रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी परसिस्टेंट लग रही है और हम जो टेपर कर रहे हैं, जो हम बॉन्ड बाइंग कम कर रहे हैं, उसको तेजी से घटाएंगे। तो ये दोनों अच्छी तरह से उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए थे, इसलिए मार्केट्स थोड़े सहमे हुए गए थे। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद एक रिलीफ रैली आ रही है कि जब सर्टेनिटी आ गई, चाहे वो थोड़े ज्यादा हॉकिश रहे, कि जहां हमें उम्मीद थी कि 2022 में 1 या 2 इंटरेस्ट रेट हाइक रहेंगे, अब ये जो गवर्नर है फेड के 18 लोग जो वोटिंग करते हैं, सबने यही कहा है कि 3 रेट हाइक 2022 में आएंगे। दूसरा अहम बात जो रही कि टेपर को इन्होंने डबल किया, तो जहां जून तक $400 बिलियन और स्टिमुलस आना था, अब मार्च तक ये स्टिमुलस खत्म हो जाता है। इसके सामने मार्केट ने क्या देखा है कि एक तो सर्टेनिटी आ गई कि भाई ये दिख रहा है, दूसरा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने अभी भी कहा है ओमिक्रॉन वगैरह हम स्टडी करेंगे तो डेटा ड्रिवन रहेंगे। तीसरा जो रहा कि ये मार्केट ने बहुत सराहना की कि इनको समझ रही है इतनी जल्दी हटाना, बहुत जल्दी हटाएंगे अगर स्टिमुलस तो और गड़बड़ हो सकती है। तो ये हमने देखा कि यूएस का विक्स गिरा, उसके बाद जब सर्टेनिटी आती है और मार्केट्स दौड़े, और आज पूरे एशियाई बाजार दौड़ रहे हैं। इसमें अब क्या देखना है हमें, एक तो कि डॉलर इतना तेजी से नहीं बढ़ा, तो उनको भी ये डर है कि अगर हम बहुत रेट्स जल्दी बढ़ाते हैं, डॉलर बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को भी क्षति होगी। दूसरा जो अहम बात रही कि उन्होंने जो टर्मिनल रेट कहते हैं कि इस रेट साइकिल का जो पीक रेट होगा वो 2024 तक 2.1% पे रखा गया, जहां हमें उम्मीद थी कि 2.5% तक ये हो सकता है। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 2% है और आपका फेड फंड रेट 2.1 आता है, तो ये काफी नेगेटिव रेट रहेगा 2022-23 के लिए। 2024 में जाके ये 0.1 एक पॉजिटिव रेट रहेगा अगर इन्फ्लेशन 2 पे आती है। उसका अगर आप यील्ड कर्व देखें, जो हम कहते हैं टिप्स होते हैं, जो टिप्स होता है हमारे बाजार के टिप्स नहीं, बट ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी होती है, जो ट्रेजरी के सामने अगर आपको इन्फ्लेशन की प्रोटेक्शन खरीद के सिक्योरिटी खरीदनी है, वो टिप्स होते हैं। तो टिप्स और ट्रेजरी जो है उसके बीच का फर्क बताता है कि इन्फ्लेशन कहां जा रही है। वो 5 साल का फर्क अभी भी 2.8% पे है अनिल जी। वो क्या दर्शाता है कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से 2% के करीब नहीं आती है। 2024 में अगर आपका अनुमानित इंटरेस्ट रेट 2.1 है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ये सब मार्केट के लिए पॉजिटिव है। आखिरी बात ये कहूंगा इस सेक्शन की कि हमारे 5 बारी जो इंटरेस्ट रेट हाइक की स्टडी है, हिस्टोरिकल स्टडी है, पहले साल में मार्केट 10 से 12% रिटर्न देता है यूएस का। क्योंकि आप रेट हाइक कब करते हैं, जब इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी ओवरहीट होने का खतरा है, तब आप रेट हाइक लेके आते हैं। तो स्टॉक्स देख रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ रही है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, स्टॉक्स 1 साल तक तो बढ़ते रहते हैं मिनिमम। केवल 2008 की साइकिल में स्टॉक्स गिरे थे, और वो हम सबको पता है, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके कारण गिरे थे। अदरवाइज
एक साल की अवधि में स्टॉक्स बढ़ते हैं। हाँ, रेट साइकिल खत्म होते होते स्टॉक्स गिरने लगते हैं, बट पिछली बारी के आप 5 बारी के रेट साइकिल देखिए तो इंटरेस्ट रेट 4.5-5%, 1990 के दशक में 10% भी रेट आता था। ये 2% की बात चल रही है, जो कि नेगेटिव रेट है। ये स्टॉक्स के लिए बहुत मजबूत डेवलपमेंट रही। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड पे अगले सेक्शन में बात करता हूं अनिल जी। अभी आपको सारे और स्टॉक पिक्स लेने होंगे, अरे नहीं इसलिए अभी वहीं को विश्राम नहीं 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 सर, स्टॉक फिक्स तो चलती रहती है, वो तो दिन भर का काम है वैसे भी। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि अमेरिकी बाजार आमतौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत होने के बाद से अच्छी तेजी 10 से 12% की अगले एक साल में दिखा देते हैं। उसकी शुरुआत कल देर रात अमेरिकी बाजारों ने की भी है। स्टील, मेटल्स और कमोडिटीज पर क्या असर पड़ेगा, सोने चांदी पर भी? बग्गा साहब जरा समझाएं, फेड की मीटिंग के बाद क्या कुछ होना है इन सब में सर? देखिए अनिल जी, ये पूरा हमें इकट्ठा समझना है कि फेड सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, उसने अब पॉलिसी का एक रुख चेंज किया है। बट बाकी जो बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक, स्विस नेशनल बैंक, आज मीटिंग है उनकी। ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, वो सब ओमिक्रॉन के चलते बोलेंगे, पोस्टपोन कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की कल मीटिंग है, वहां भी हमें लगता है स्टिमुलस जारी रहेगा। तो अब असर क्या आने वाला है कमोडिटीज पे? एक के चाइना का स्लो डाउन है, चाइना का प्रोडक्शन कमोडिटीज का कम है। स्टील का प्रोडक्शन उसने लगभग 20% कम कर दिया। जो चाइना विश्व का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, उसने अपने पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कम किए हैं, क्योंकि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हैं फरवरी में, उसके लिए वो चाहते हैं कि पोल्यूशन के स्तर कम रहे उनकी सिटीज में और चाइना के वेन्यूज में। तो इसके चलते वो केमिकल्स हो, ये फर्टिलाइजर्स हो और मेटल, स्पेशली एल्यूमिनियम और स्टील की कंपनियों को, प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। तो वो हम देख रहे हैं असर आते हुए। अब स्टील कहाँ जा रहा है? स्टील चलेगा जब चाइना का स्टिमुलस आएगा। चाइना का स्लो डाउन है, स्लो डाउन कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस की बात की है, रेट कट किया 0.5% 2 हफ्ते पहले, और कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टिमुलस की बात की। मुझे लगता है अगले फरवरी तक आप एक बड़ा स्टिमुलस देखेंगे चाइना में। उसके चलते प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, डिमांड लौटेगी। ये वायरस के संक्रमण से हम देख नहीं रहे कि कमोडिटीज की डिमांड गिर रही है, उल्टा बढ़ ही रही है। लोगों के पास कारें खरीदनी है, बट कारें मिल नहीं रही हैं। 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है। तीसरी बहुत अहम बात जो हमें दिमाग में रखनी है कि इस टेपर के बाद भी लगभग $750 बिलियन नया मार्च तक ये बड़े 4 सेंट्रल बैंक, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान और फेड, ये 4 मिलके $750 बिलियन का स्टिमुलस ग्लोबल इकोनॉमी में डाल चुके होंगे मार्च तक। इसमें हमने चाइना को काउंट ही नहीं किया। चाइना आएगा तो 101 बिलियन वो भी डाल देगा। तो जो नॉर्मल स्टिमुलस होता था, उसके भी कई गुना एक स्टिमुलस आ रहा है मार्च तक, जो अभी टाइटनिंग में भी है अनिल जी। तो इसके सामने स्टॉक्स कहाँ जाएंगे और कमोडिटीज कहाँ जाएंगे? मैं बुलिश हूं अभी भी। एडवांस टैक्स के नंबर्स देखिए, टाटा स्टील ने लगभग 3,900% ज्यादा टैक्स भरा, एडवांस टैक्स। इस तरह के नंबर आ रहे हैं कमोडिटीज में। लोग कह रहे हैं कोई सुपर साइकिल नहीं है। मैं फिर भी कहूंगा अगले 2 साल आप और सुपर साइकिल देखेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में कमोडिटीज में कैपेक्स नहीं हुआ, नई सप्लाई नहीं आई, और डिमांड जब रोरिंग डिमांड आएगी लौट के, आपके पास उतना सप्लाई नहीं रहेगा और ये कीमतें तो बढ़नी है। सेम तेल का भी यही हाल है। तेल में अभी देखा कि थोड़ी कीमतें गिरी, तो जो $8-10 की स्पेक्युलेटिव पोजीशन रहती है वो कटी, बट हम देख रहे हैं फिर तेल बढ़ रहा है। तेल भी आप सप्लाई डिमांड के तौर पे देखें तो इतनी जल्दी सप्लाई आनी मुश्किल है, और ये ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी के चलते, कोयला हो, तेल हो, ये मेटल्स हो, कोई इनमें पैसा लगाना, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको अपना वो ईएसजी और क्लाइमेट का टिक मार्क चाहिए।
तो इतना फंडिंग भी नहीं अवेलेबल है कि नई सप्लाई लाई जाए। जो सरकारें डालेंगी फंडिंग, उसी से काम होगा। तो कहूंगा कि कमोडिटीज अगले साल काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस साल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। थोड़ी उसमें कमी आई जब चाइना ने एक एक्शन लिया अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व से बेचना और दूसरा पोल्यूशन इंडस्ट्रीज काटने में। बट चाइना जब रिकवर करता है और स्टिमुलस आता है चाइना का, कमोडिटीज दौड़ेंगे। तो कमोडिटीज एक अच्छा क्षेत्र है अगले साल के लिए देखने के लिए। बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, एक एफआईज की बिकवाली और दूसरे रुपए की कमजोरी, इन दोनों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। क्यों इतना एफआईज बेचे जा रहे हैं और रुकेंगे कब? जी अनिल जी, देखिए एफआईज की बिकवाली हर वक्त रहती है जब हमारे मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हैं और ग्लोबल मार्केट्स में चिंता बढ़ती है, क्योंकि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। बड़ी आसानी से वो पैसे निकाल सकते हैं भारत से। तो हमें थोड़ा ज्यादा उसका एक हानि होती है। तो एफआईज की जो बिकवाली रही पिछले 3 महीने की, उसमें दो चीजें देखनी है। एक तो काफी पैसा सेकेंडरी मार्केट से निकल के प्राइमरी मार्केट में लौटा, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्राइमरी मार्केट के इश्यूज हुए। तो वो अगर आप ऐड कर लें तो बेटर है। दूसरा, पूरे साल भर के लिए तो पॉजिटिव है। और पिछला अगर आप जनवरी से मार्च का सत्र देखें तो बहुत तेजी से एफआईज भारत में लौटे थे। तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी में, जब हम कहते हैं जनवरी इफेक्ट, जब नया पैसा आएगा, उसके चलते हम देख सकते हैं कि एफआई लौटेंगे। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी बहुत थी कि फेड जब बदलेगा अपना पॉलिसी स्टांस, डविश से हॉकिश आएगा, तब इमर्जिंग मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। वो थोड़ा सा अब कल ठहराव आया है कि हाँ, वो बदलेंगे स्टांस। बट डॉलर इतना तेजी से नहीं बढ़ा कल, ना ही उधर उनके जो 10 ईयर का यील्ड है वो इतनी तेजी से बढ़ा। तो सब कुछ दर्शा रहा है कि यील्ड कर्व फ्लैटन हो रहा है। और उसके चलते अगर डॉलर नहीं बढ़ता है तो आप देखेंगे कि एफआईज का रुझान फिर से इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता है। अगर डॉलर बहुत तेजी से बढ़ता है तब आप सोच लीजिए एफआईज पैसा निकालेंगे ही। वो एक नेगेटिव कोरिलेशन है बहुत स्ट्रांग, कि डॉलर स्ट्रांग है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। रुपी क्यों गिर रहा है? रुपी, एक तो आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं है। आप देखिए आरबीआई ने एफएक्स रिजर्व्स में ही वृद्धि की है। और अच्छा, हम देखते रहते हैं कि एक बास्केट में रुपी कहाँ है। तो अगर यूरो गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है फेड के सामने, जापानी येन हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया के सामने वीकन हो रहा है। तो और चाइनीज का अभी स्टिमुलस की उम्मीद है अगले साल, और चाइना वीकन करेगा युआन को अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है आरबीआई थोड़ा रुपी को स्लिप होने देगा। ये फ्लोज के चलते नहीं है। फ्लोज जो निकल भी रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से, वो प्राइमरी मार्केट में लौट रहे हैं। दूसरा, $30 बिलियन, 2,25,000 करोड़ पीई फंड्स ने भारत में डाले हैं इस साल। और उसके ऊपर आप एफडीआई ऐड करिए, उसके ऊपर आप हमारे रेमिटेंस और सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऐड करिए, तो करंट अकाउंट हमारा काफी मुस्तैद है, काफी अच्छी जगह पर है। तो ये जो है रुपया गिरना, ये ज्यादा मैनेज्ड है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रहे। और अगर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज गिरेंगी तो हम रुपये को और गिराएंगे। बाकी देखिए, आप बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, उनकी करेंसियां कहाँ पहुंची हैं, फिर भी आरबीआई ने रुपये को उतना नहीं डिप्रिशिएट किया है। बट अगर जो कॉम्पिटिटिव हमारे एक्सपोर्टर्स हैं साथ में, वो अगर करेंसीज उनकी गिर, इसलिए चाइना, तो हमारा रुपया भी नीचे आरबीआई करेगा। चाहे स्टेटेड पॉलिसी है कि हम करेंसी में नहीं जूझते, बट ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू हम जरूर मैनेज करते हैं रुपये का जो लेवल होता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से एफआईज की बिकवाली के पीछे की वजह बग्गा साहब की तरफ से। बग्गा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, ग्लोबल और लोकल मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।